नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस क्लास में आप सब देशवासियों का मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव मकर संक्रांति पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये मकर संक्रांति आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और आने वाला समय आप सबके लिए सुखकारी और मंगलकारी हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं अपने निर्धारित समय 9:30 पर आप सबके बीच एक बार फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विशेष गाथा को लेकर के हाजिर हूं। कल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, तो आज ये मेरा क्लास नंबर थोड़ा सा गिनने में गड़बड़ हो गया था और हमारे YouTube चैनल के एक्सपर्ट डॉक्टर अनूप बर्नवाल ने इसको कैलकुलेट करके बताया। चूँकि बीच में मैं क्लास का सीरियल खुद भूल गया था, तो आज का ये क्लास नंबर 124 है। अगर मैं कल वाले अपने अनौपचारिक बात को जोड़ लूँ तो ये क्लास नंबर 125 है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको 124 के नाम से आपको समर्पित कर रहा हूँ। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि मुझे बाइंडिंग करके किताब 3 दिनों के अंदर प्राप्त हो जाएगी और मैं आपको पोस्ट करना शुरू करूंगा। पोस्ट करने के लिए कृपया आप अपने याद रखें कि जब भी मेरी तरफ से आपको फ़ोन कॉल्स जाए तो आप उसको तत्काल रिस्पांस दें, क्योंकि मैं पोस्ट करने से पहले आपसे फ़ोन कॉल पर आपके एड्रेस को क्लियर करूंगा, आपका पिन कोड नंबर क्लियर करूंगा। एक परीक्षा आप लोगों ने ली मेरे ऑनलाइन क्लास के जारी करने की, मैं उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। आप सब ने मेरे क्लास का भरपूर आनंद लिया, सहयोग दिया। दूसरी परीक्षा आपने ली कि मुझे किताब को लिखने का चैलेंज दिया, मैं उसमें भी सफल रहा, मैंने किताब को लिखा। तीसरी परीक्षा आपने दी कि मैं उसको 11 जनवरी को ही कंप्लीट करूं, 11 जनवरी को ही लॉन्च करूं, और मैं उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ। मैंने 11 जनवरी को उस पुस्तक को लॉन्च कर दिया। और अब एक और बड़ी परीक्षा है कि मैं अपने सभी कामों से निवृत्त होकर के आप सबको बैठ करके पोस्ट करूं, उसके एड्रेस लिखूं, फिर एड्रेस को पोस्ट करने के बाद मैं पोस्ट ऑफिस में लाइन लगा करके आप सब तक पुस्तकें पहुंचाऊं। तो आप सब कामना करें, मन से ईश्वर से कहें कि मैं इस परीक्षा में भी आप सबके लिए सफल रहूं। हमारे इन तमाम परीक्षाओं के जिन परीक्षाओं में मैं बैठ रहा हूं और आप सब मुझे भरपूर अंक दे करके मुझे उत्तीर्ण कर रहे हैं, हमारे कुछ साथियों को आप सबके इतने भारी स्नेह और प्यार से बड़ी जलन हो रही है, उनको बड़ी पीड़ा हो रही है। हमारे कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि मैंने तो ये LKG के स्टैंडर्ड की किताब लिख दी, हालांकि अभी उनके हाथ में किताब नहीं गई है। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि इस तरह की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की किताबों के पन्ने समोसे की दुकानों पर समोसे खाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि अनेक ग्रुपों में तमाम साथी जुड़े हुए हैं और उनके कमेंट्स आते रहते हैं, मैं पढ़ता रहता हूं। जवाब देना तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूं। अब मेरी उस पुस्तक को किसी ने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो भी कमेंट्स करते हैं वो तो ना प्रैक्टिस में हैं, ना वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डॉक्टर हैं, वो अन्य चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखी पर चलने वाले केवल राह छाप, झोला छाप जिन्हें कहते हैं, वही चिकित्सक हैं, जिनको मेरी पुस्तक के पन्नों का आकलन का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उस पुस्तक का मतलब क्या है। और मान भी लेता हूं कि अगर पुस्तक हमारी बहुत ही ख़राब है तो हमारे जो चाहने वाले हैं उनके लिए तो सोना है, और जो नहीं चाहते उनके लिए वो मट्टी है। जैसे गेहूं की खेती इस जाड़े के सीजन में उसको उसका लाभ हान और उसका जो अर्थ है वो एक किसान ही समझ सकता है। शहर की बंद AC कमरे में रहने वाला व्यक्ति किसान के दर्द को या किसान की खेती का या गेहूं की महत्व को नहीं समझ सकता। वो तो आटा पिसाता है और पिसा पिसाया आटा पैकेट का खाता है, रोटी बना के खा लेता है। लेकिन जो किसान सुबह 4 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक खेत में पानी देना, खाद देना, फिर उसको देखना, हरियाली को देखना, फिर उसके पकना, फिर उसको काटना, उसको दाना, फिर बाज़ार में बेचना, ये जो समस्याएं हैं वो किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। ठीक उसी तरीके से मेरी पुस्तक
उन साथियों के लिए है जो लगातार लाइन पर रह के मेरे क्लास को सुन रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं और उन्होंने ही किताब की मांग की, उनके लिए ही किताब है। अभी हमारे एक साथी ने फ़ोन किया, अभी जस्ट आपके इस क्लास में आने से पहले, उड़ीसा के थे। उन्होंने कहा कि सर आपके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की मुझे बड़ी तेज़ी से प्रतीक्षा है और लगभग आप 6 महीना उसको लिखने में लेंगे, और क्या क्या लिखेंगे। तो मैंने कहा कि भाई प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन उन चिकित्सकों के लिए है जो ऑलरेडी बहुत विद्वान हैं। वो हमारी इस किताब को बहुत महत्व नहीं दे रहे हैं। उनको चाहिए कि रोग और उसके लक्षण और उनकी दवाएं और उन दवाओं को क्यों दिया गया इसका कारण स्पष्ट हो। तो उसके लिए जो मैं ग्रंथ लिखने शुरू कर रहा हूँ, मैं आपको एक शुभ सूचना दे दूं कि पहले मैंने इसका निर्धारण किया था कि मैं इसको शिवरात्रि से लिखूंगा, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आया कि चूंकि मैं इस किताब के लिखने के एवज में कल मैं एक पूजन का आरंभ कर रहा हूं, एक पूजन पाठ का आयोजन मैंने किया है जो कल मैं सुबह करूंगा 11 बजे, और उस पूजन पाठ के तुरंत बाद मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर अपनी कलम आरंभ करूंगा। यानी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आपका जो महाग्रंथ जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसके लिए कम से कम 6 से 7 महीने का समय मुझे लेना है, मैं उस पुस्तक को लिखने के लिए कल का मैंने दिन शुभ रखा है और कल से मैं उसका श्री गणेश करूँगा। और वो पुस्तक भी आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अभी ना उस पुस्तक की एडवांस बुकिंग होगी, ना उस पुस्तक के बारे में कोई चर्चा होगी। सिर्फ आज के बाद उस पुस्तक की कोई बात आगामी 6 माह तक मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन किताब मेरी कल से लिखना आरंभ होगी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की। चूँकि एडवांस बुकिंग के नाम पर ही लोगों की तमाम अनेक टिप्पणी आती हैं, इस नाते न तो उसकी अभी बुकिंग होगी और ना ही उसके बारे में कोई चर्चा होगी। जब मैं किताब के 80% भाग को कंप्लीट कर लूँगा तब मैं उस पुस्तक के बारे में आपसे बातचीत करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्लास को। हमारे एक सज्जन ने कुछ लिखा है, मैं उसको पढ़ लूँ। विष्णु बिसेन सिंह राजपूत जी लिख रहे हैं, सर जो लोग ऐसे बोल रहे हैं उनकी देन है कि आज ईएच को एफ्लेशन नहीं मिल पाया। आप इनकी बात का आंसर किए बिना हम लोगों के हित की बात करते रहें। जी विशेष पाल सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जब आपने चर्चा छेड़ी दिया तो मैं 1 सेकंड आपका और लूँगा। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है और कोई संकोच नहीं है कि आईडीसी कमेटी के समक्ष जो 29 प्रपोजल करता है उनमें से एक भी मेरी जानकारी में प्रैक्टिशनर नहीं है। वो सब दवा बनाने वाले, किताब बेचने वाले, कॉलेज चलाने वाले, भ्रमित करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने निजी लाभ के लिए एक प्रपोजल कमेटी बनाई और सरकार के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। अब आईडीसी कमेटी ने जब अपने क्राइटेरिया को उनके सामने स्पष्ट किया तो उस क्राइटेरिया के दौर में न तो वो अपने आप को फिट पा रहे हैं, अब वो दूसरों से गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपनी संस्था का हमको डिटेल दीजिए, आप अपने प्रैक्टिशनर्स का हमें डिटेल दीजिए। अगर उनको दूसरी संस्थाओं से मांगना था तो वो 29 प्रपोजल क्या कभी किसी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन को उन्होंने आमंत्रित किया कि आप प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन की हैसियत से आइए और बताइए कि आपने अपने प्रैक्टिस में क्या किया? कोई एक मेंबर हमको बता दें, किसी एक व्यक्ति का नाम बता दें जो लगातार प्रैक्टिस कर रहा हो, जो लगातार दिन भर में 20 पेशेंट या 10 पेशेंट ही पर डे देख रहा हो, जो दवाओं की विशेषता को बता सकता हो, जो किसी रोग के बारे में कोई एक्सपर्ट अपनी राय दे सकता हो। शायद ऐसा कोई नहीं है। उनको अपना कॉलेज बचाना था, उनको अपनी मेडिसिन बनाने की कंपनी बचानी थी, उनको अपने पेटेंट के उत्पाद को बचाना था। इस नाते उन्होंने प्रपोजल कमेटी बनाई और अपना प्रपोजल अपने ढंग से ले आके सरकार को प्रस्तुत कर दिया। अब जब सरकार के एक्सपर्ट उसमें से खोजबीन कर रहे हैं और नई नई बातों को, नए नए चीज़ों को तलाश रहे हैं, और जब वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं आ रही हैं तो उन्होंने जब कह दिया कि आप रोगियों की हमको डिटेल दीजिए, कितने रोग आपने ठीक किए, उस रोगों में आप कैसे कैसे ट्रीट करते हैं, क्या आप समझते हैं, तो अब जब ये कभी किए हो तब तो बतावें। ये तो दूसरों से मांग रहे हैं आपस में। मैंने अभी एक फ़ोटो देखी, हमारे पास एक साथी ने फ़ोटो भेजा कि वो कंप्यूटर पर बैठ करके उसकी एटियोलॉजी तलाश रहे हैं, उसकी फार्मेसी तलाश रहे हैं। अभी तक आपने क्या किया था? कंप्यूटर तो आज आया है ना, उसके पहले आपने क्या किया था? ये सारी दिक्कतें तभी आ रही हैं जब उन्होंने कुछ किया नहीं। वास्तव में बिना कुछ किए, बिना कोई प्रिपरेशन के वो प्रपोजल कमेटी बना लिए। प्रपोजल कमेटी ने अपने अपने ढंग से
प्रस्ताव बना लिया और उसकी कॉपी ले जाकर के सरकार को सौंप दी। अब सरकार जो उनसे क्राइटेरिया में जो सवाल कर रही है, उस सवाल के लिए वो बगले झांक रहे हैं। अब वो सवाल लाएं कहाँ से? और जितने हैं उनमें मुझे कहना नहीं चाहिए, कुछ अंग्रेजी में अच्छे वक्ता हैं, क्योंकि भाई वो उनके यहाँ इंग्लिश मीडियम की बातचीत ज़्यादा रही होगी, उनके यहाँ अंग्रेजी की बोलचाल भाषा ज़्यादा रही होगी। हिंदी जानने वाले लोग देश में 80% हैं। हिंदी में ना तो कोई बता रहा है, ना कोई लिखा रहा है, ना कोई समझा रहा है। 20% लोगों की पैरवी करने वाले, अनुयायी अगुवाई करने वाले लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एक्सपर्ट बन रहे हैं। अंग्रेजी तो सभी बोल लेते हैं, अंग्रेजी में तो आधी बातचीत होती ही है, लेकिन अपनी बातों को सामने वाले को किस ढंग से हम प्रभावी रूप से समझा सकते हैं, ये शर्त क्या किसी प्रपोजल कर्ता ने आईडीसी कमेटी से सवाल किया कि आप अंग्रेजी में ही प्रपोजल क्यों मांग रहे हैं? क्या मेडिकल साइंस या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग हिंदी नहीं जानते? सरकार कहती है, कोर्ट कहती है कि सारे बातों को हिंदी में प्रस्तुत किया जाए, हिंदी में व्याख्या की जाए, और ये अंग्रेजी में सवाल करके अंग्रेजी में जवाब देते हैं, जिसको केवल 20% लोग ही समझ सकते हैं। बाकी पूरे देश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लोग उसको समझ ही नहीं रहे कि उन्होंने क्या सवाल किया और उन्होंने क्या जवाब दिया। अंग्रेजी का जानकार हर व्यक्ति है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, यहाँ के लोग जहाँ से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पूरा एक स्तंभ या पूरा का पूरा एक पत्थर बना हुआ है मील का, वहाँ के लोगों के विषय में कोई किसी को चिंता ही नहीं है। सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाषा का विवाद यहाँ है, भाषा कोई भी हो, लेकिन उस भाषा को विस्तृत रूप से बताया तो जाए पूरे देश को कि वो क्या पूछ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। कोई कहता है कि मैं आईडी प्रपोजल कमेटी का अध्यक्ष था, मुझे पता ही नहीं है कब लेटर इन लोगों ने दूसरा प्रपोजल दे दिया। कोई कह रहा है कि नहीं, उन्होंने प्रपोजल दिया था, वो झूठ बोल रहे हैं। ये आपस में ही उलझ के रह गए हैं। 29 लोगों की कमेटी थी, 10 लोगों का वहाँ पे नाम आ रहा है, बाकी लोग कह रहे हैं कि मुझको लिंक ही नहीं मिला बातचीत करने का। ये आखिर है क्या? ये सब कुछ वही है जो नहीं होना चाहिए। इस कारण मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव की हैसियत से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आईडीसी कमेटी के समक्ष हम लोग भी प्रस्तुत होंगे, लेकिन कब होंगे, किस प्रकार होंगे, ये अभी हम आपको नहीं बता सकते। बस देखते जाइए, हमारी निगाहें बनी हुई हैं इनके हर गतिविधियों पर। चूँकि ये सवाल आया, ये हमारा विषय आज के क्लास का नहीं था, लेकिन चूँकि सवाल कर दिया हमारे दिनेश जी ने, तो हमको आपसे इस पर चर्चा कर लेनी पड़ी। मिस्टर देवेंद्र चर लिख रहे हैं, आई बिलीव दैट योर वे ऑफ ट्रीटमेंट असिस्ट मेथड। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इसके मैं अपने तरफ से आप सबको आसान तरीका ही बताता हूं, और उस आसान तरीके को अपनाने के लिए आप तत्पर रहते हैं। अभी हमारे एक जौनपुर के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने इस क्लास में आने के पहले मुझको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं होम्योपैथी का चिकित्सक हूं, और आपके लेक्चर्स को सुन करके मेरे एक भांजे ने आपका डिप्रेशन का लेक्चर लाके मुझे फ़ोन से सुनाया, और मैंने उसको सुना, और सुनने के बाद मैं आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से बड़ा प्रभावित हुआ, और आप मेरे भांजे का डिप्रेशन दूर करिए। तो मैंने उनसे कुछ बातचीत की और मैंने उनको समझाया। तो उन्होंने हमको एक, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि मेरे पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फला व्यक्ति की फला कंपनी की दवा है, लेकिन मुझे एक बीमारी हुई तो मैंने उनकी एक दवा का टेस्ट किया तो मुझे चक्कर आने लगा, और मुझे इतना चक्कर आया कि मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता था। तो मैंने उनसे कहा कि क्या उस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा ही लिखी हुई है? उन्होंने कहा जी हाँ, उस पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा लिखी है, और उनके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 9th, 10th और 200वां डाइल्यूशन तक मैं उनका ख़रीदता हूँ, और विभिन्न रोगों पर मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं से लाभ भी लेता हूँ। लेकिन जब मैंने स्वयं अपने ऊपर उसका प्रयोग किया तो मुझे चक्कर आने लगे। तो मैं उनसे बोला कि देखिए डॉक्टर साहब, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधियाँ हार्मलेस हैं, और डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव इस बात का दावा करते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अगर वो औषधि है तो निश्चित रूप से उसको कहीं भी कोई हानि शरीर में नहीं पहुंचाना चाहिए, और यदि वो दवा हानि पहुंचा रही है
तो निश्चित रूप ये मान लीजिए 110% की दवा बनाने वाले व्यक्ति ने या वो दवा बनाने वाली कंपनी ने इलेक्ट्रोहोपैथी के विधि से ना तो वो दवा बनाई है, ना ही उसमें इलेक्ट्रोहोपैथी के कंपाउंड्स मिलाए गए हैं, पौधे मिलाए गए हैं। उसमें निश्चित रूप से किसी अन्य चिकित्सा पद्धति की औषधियों का मिश्रण किया गया है और केवल इलेक्ट्रोहोपैथी का लेवल लगाया गया है। बल्कि मैंने उनको उदाहरण दिया कि 38 दवाओं में से कोई भी एक दवा 30 ml सीसी आप किसी भी इलेक्ट्रोहोपैथिक कंपनी की अगर वो दावा करते हैं कि उनकी दवा इलेक्ट्रोहोपैथिक है, तो कम से कम अनिल श्रीवास्तव उस सीसी को पी करके आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि अगर ये शुद्ध है तो फिर मेरे ऊपर इसका कोई प्रयोग या इसका कोई एग्रावेशन नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि वो दवा नहीं है। अब वो कहेंगे कि ये हम कैसे मान लें? तो मैं जिन कंपनियों की दवा यूज़ करता हूं, मैंने 3-4 कंपनियों के नाम आप सबको पर्सनल लिखे हैं। मैं उन कंपनियों की कोई भी दवा आप उठा करके मुझको दे दीजिए, मैं आपके सामने उसको पी जाऊंगा। अगर उसकी दवा की ज़रूरत मेरे शरीर में नहीं है, उस एंजाइम्स की आवश्यकता मेरी कोशिकाओं को नहीं है, तो एंजाइम्स जा करके हमारे बॉडी में सब्साइड कर जाएंगे, हमारे ऊपर कोई एग्रावेशन उसका नहीं होगा, हमारे ऊपर उसका कोई एंटी रिएक्शन नहीं होगा। और अगर होता है तो दवा बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रोहोपैथिक चिकित्सकों के साथ विश्वासघात कर रही है और ऐसी कंपनियों को पर बैन लगा देना चाहिए। ऐसी दवा बनाने वाली कंपनियों को फ्रॉड घोषित कर देना चाहिए। मैं बहुत दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं और बार बार कहूंगा कि इलेक्ट्रोहोपैथी की दवा अगर भी शुद्ध है तो वो हार्मलेस होनी ही चाहिए, और अगर हार्मलेस नहीं है, उसका कोई रिएक्शन दिखाई पड़ा, तो होम्योपैथिक दवा इलेक्ट्रोहोपैथी की वो दवा में जरूर किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लिया गया है जो रोग को तो दूर कर रहे हैं लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी दिखा रहे हैं। हम अगर रोग दूर नहीं कर सकते हैं तो हम साइड इफेक्ट भी नहीं दिखा रहे हैं। अगर हमारी S1 हमारे ऊपर काम नहीं करे तो उसका कोई एंटी रिएक्शन नहीं होगा। हमारी VEN1 अगर हमारे ऊपर काम नहीं कर पाई है, डॉक्टर का सिलेक्शन मेडिसिन का गलत हुआ है, तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने अपने पुस्तक में भी लिखी है और उसका स्पेशल नोटिफिकेशन भी अपने बुक में दिया है। और ये मेरे 36 वर्ष के अनुभव का रहा है। मेरी डिस्पेंसरी में जितनी शीशियाँ रखी हैं, देश का कोई भी चिकित्सक, देश का कोई भी अधिकारी आ करके हमारी किसी भी शीशी को उठा के मेरे हाथ में दे दे और कहे आप इसको पी लीजिए, मैं उसके सामने उस शीशी को पी जाऊँगा और मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। अगर असर होता है तो मैं जिस कंपनी से दवा लेता हूं उस कंपनी ने भी कोई बेईमानी की होगी, लेकिन अभी आज तक मेरे 36 साल के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस कारण मैं आपको आश्वस्त कर दे रहा हूं अपने नए चिकित्सक साथियों को, और जो पुराने इस वीडियो को लगातार अब आप जितने लोग ऑनलाइन हैं, बिल्कुल स्पष्ट मान लें कि किसी भी दवा का कोई भी एग्रावेशन नहीं होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का भी एक स्टैंडर्ड लेवल पर जाकर के उसका फंक्शन डेड हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में जो उसका एक्शन है वो काम करेगी, लेकिन अगर उसके काम का लेवल बराबर हो गया, स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, तो वहाँ पे जाकर के फिर वो डेड हो जाएगी। डेड का मतलब वो जीरो लेवल पे आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमको आरी देना है और आरी की ज़रूरत हमारे किसी ऑर्गन को है, तो उस ऑर्गन पे जाके तो आरी काम करेगा, लेकिन अन्य ऑर्गन पे अगर आरी की ज़रूरत नहीं है तो आरी वहाँ पर काम नहीं करेगा, वो सबसाइड कर जाएगा। ये इलेक्ट्रोहोपैथिक की औषधियों की विशेषता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमने आरी पी लिया तो हम बेहोश हो गए, या हमने A1 खा लिया तो हमको चक्कर आ गया है, गिर गए। उन्होंने तो S1 की बात की, जिसको यूनिवर्सल रेमेडी कहते हैं। उन्होंने कहा मैंने S1 खाया था और मुझे उठने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं रह गई। ये लोग जो दवा बना करके दे रहे हैं, ये किसी 1-2 पौधे को मिला करके इलेक्ट्रोहोपैथी की दवा के नाम पे लेबल करके बेच रहे हैं, और ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोहोपैथी का डॉक्टर बिल्कुल जो भी दे देंगे उसको हाथों हाथ ले लेगा, क्योंकि वो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लिए हुए है। इसलिए मैं बार बार आप सबको आगाह कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोपैथी के प्रैक्टिशनर्स जब तक नहीं बढ़ेंगे विशुद्ध रूप से, तब तक रिकॉग्निशन की कल्पना छोड़ दीजिए। जिस दिन हमारे प्रैक्टिशनर्स अपनी चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करने लगेंगे, LIU की रिपोर्ट, CBI की रिपोर्ट, CID की रिपोर्ट जब सरकार के पास जाएगी कि इस मार्केट में इलेक्ट्रोहोपैथी के इतने डॉक्टर विशुद्ध रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस जिले में इतने डॉक्टर्स हैं, इस स्टेट में इतने डॉक्टर्स हैं, तो पूरे देश का आकलन सरकार को हो जाएगा और सरकार को मान्यता देने में देर नहीं लगेगी। होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, यूनानी के मान्यता में उनके शिक्षकों ने, उनके दवा बनाने वाली कंपनियों ने या उनके स्कूल चलाने वाले मैनेजरों ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, उनके विद्यार्थियों ने लड़ाई लड़ी थी और प्रैक्टिशनर्स ने लड़ाई लड़ी थी, और वो लाठियां खाए थे, और तब जाकर के होम्योपैथी को मान्यता मिली, तब जाके आयुर्वेद को मान्यता मिली। हमारे यहाँ मान्यता लेने के लिए जा रहे हैं जो दवा बना रहे हैं, हमारे यहाँ मान्यता जब लेने जा रहे हैं जो कॉलेज चला रहे हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिशनर्स अभी वो बना ही नहीं पाए, क्योंकि प्रैक्टिशनर्स भ्रम में है, उसको ना दवा मिल रही है, ना उसको अच्छी किताबें मिल रही है, ना उसको अच्छा बताया जा रहा है, ना पढ़ाया जा रहा है, और मान्यता लेने के लिए लाइन में खड़े हैं वो लोग जिनको खुद ABCD नहीं आती इलेक्ट्रोहोपैथी की। वो इलेक्ट्रोहोपैथी की रिकॉग्निशन के लिए बात करते हैं।
जो खुद एक मरीज नहीं देखते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, उनका खुद ही आत्मविश्वास नहीं कि उनकी दवा से उनका रोगी ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि इन दवा में क्या मिला हुआ है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता लेने के लिए हमको नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स बढ़ाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स बढ़ने पे दवाओं की खपत बढ़ेगी और तब दवाओं का असली और नकली का जो चेहरा है वो सामने आएगा। जब तक आप एग्रावेशन, रिएक्शन, साइड इफेक्ट, टेम्परेचर, टेम्परामेंट, निगेटिव पॉजिटिव डाइल्यूशन में फंसे रहेंगे, तब तक आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक सफल चिकित्सक नहीं बन पाएंगे। इन सब से आप दूर जाइए और जितने फार्मूले मैं बता रहा हूं आप उन फार्मूलों को प्रयोग कीजिए और देखिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का तमाशा क्या होता है। मैं दिन भर में एक ही रोगी देखूं, लेकिन अगर मैं 50 डॉक्टरों को कोई फार्मूला बता रहा हूं और वो 50 डॉक्टर्स हमारे अपने रोगियों को ठीक कर रहे हैं, तो वो रोगी भी मेरे अपने माने जाएंगे, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के माने जाएंगे। और वो रोगी ठीक हो रहे हैं तो वो प्रमाण आ रहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का फार्मूला भी सही है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं भी सही हैं। इस नाते आप सबसे निवेदन है कि आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन के उभरें। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ही प्रैक्टिस कीजिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अच्छी औषधियों का प्रयोग कीजिए और उसके परिणाम को देखिए, उसके रिजल्ट को देखिए। मान्यता तो सरकार आपके पास चल के देने आएगी, आप हताश और निराश ना हो। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जब मान्यता होगी तो प्रत्येक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को मान्यता दी जाएगी। किसी ना तो संस्था को मान्यता मिलेगी, ना दवा बनाने वाली कंपनी को मान्यता मिलेगी, ना किसी कॉलेज को मान्यता मिलेगी, ना किसी बोर्ड या काउंसिल को मान्यता मिलेगी। मान्यता इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मिलेगी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति उसका सम्मान पाने का हकदार होगा। इस नाते आप ये भी ना डरें कि आप किस काउंसिल से पढ़े हैं, किस बोर्ड से पढ़े हैं, किस दवा की आपने कंपनी यूज़ किया या किसने आपको डिग्री दिया, किसने आपको डिप्लोमा दिया, इसका कोई चक्कर नहीं है। मान्यता मिलने के बाद एक मानक बनेगा, एक लाइन में सब खड़े होंगे और सब समान होंगे, उसमें ना कोई सीनियर होगा ना कोई जूनियर होगा। अब आइए हम चर्चा करते हैं अपने क्लास की ओर। चूंकि हमारा समय, चूंकि आज विषय ही कुछ ऐसा आप लोगों ने लिख दिया कि मुझे उसका जवाब देना पड़ा। हालांकि कुछ लोगों को ये बहुत बुरा लगेगा और आज इस मेरे क्लास पर काफ़ी कमेंट्स भी आएंगे, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। जो बात निकल गई मुँह से वो निकल गई, वो वापस लौट के नहीं आ सकती है। हालांकि मैं एक बार पुनः हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं उन लोगों से जिनको आज का मेरा एक क्लास खराब लगे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी कंपनी को ना डिमोट किया, ना प्रमोट किया, ना किसी संस्था का नाम लिया है, लेकिन मैं ज़रूर ये कह रहा हूं कि मान्यता के लिए सबको एक बैनर पर, एक जगह पर आकर के एक मत होना पड़ेगा और तभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की लड़ाई को हम आगे जीत सकते हैं। अन्यथा अगर केवल वर्चस्व दिखाएंगे, मोटी मोटी डायरियाँ और फाइलें दिखाएंगे, तो इससे मान्यता न मिलने वाली है और न मान्यता इतनी जल्दी मिलेगी। अब आइए हम बात करते हैं YE की। हमने आपको RE के बारे में परसों डिटेल में बताया था। YE एलो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो पौधे डाले गए हैं उन पर चर्चा मैं अपने मैटेरिया मेडिका के क्लास में ले चुका हूं और डिटेल मैंने आपको बताया है। आज हम YE के मोड ऑफ फंक्शन की बात करते हैं कि YE का चुनाव हम कब करेंगे और कहां करेंगे और कैसे करेंगे। ठंड आज भी बहुत ज़्यादा है और गला भी मेरा कुछ ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। देखिए YE ये एंटी नर्वस सिस्टम की दवा है। एंटी नर्वस सिस्टम का तात्पर्य क्या है? नर्वस सिस्टम और वो भी एंटी, ये सब मेरे अपने शब्द हैं, मेरी अपनी परिभाषा है, मेरे अपनी समझाने का तरीका है। ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है कि लोग इसको लेकर के उड़ जाएं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को कहना ही नहीं आता। भैया मुझे कहना नहीं आता, मैं गंवार आदमी हूँ, देहाती आदमी हूँ, मैं देहाती भाषा में अपने सामने वाले को समझाने का प्रयास करता हूँ। एंटी नर्वस सिस्टम, या हम ये मान लें कि हमारे शरीर में स्वतः जो कार्य संपादित होते हैं उनकी औषधि है। जैसे पलकों का झपकना, हृदय का चलना, मांसपेशियों का सिकुड़ना, हिचकी आना, आंसू गिरना, नाक का स्वतः बहने लगना, कान की तंत्रिकाओं को तेज करके उसके वेवलेंथ को एक गति देना, जाड़ा लगते हमारे रोंगटे का खड़ा हो जाना, यानी शरीर में होने वाली जितनी स्वक्रियाएं हैं, ऑटोनॉमिक फंक्शन जो हैं, उन फंक्शंस की ये प्रमुख औषधि है YE।
अब सवाल यह है कि YE को हम देने का मापदंड क्या अपनाएं। हमने कल आपको RE के लिए बताया था कि ये बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल एक्शन को इंक्रीज करती है और YE उसी के स्थान पे सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को डिक्रीज करती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायरिया हो गया और डायरिया उसको लगातार हो रहा है, उसके ऊपर किसी दवा का कोई असर नहीं पड़ रहा है, लगातार वो उससे पीड़ित है। अब जब लगातार वो उस चीज़ से पीड़ित है तो हम जैसे वहाँ पे YE देंगे वैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑटोनॉमिक फंक्शन था कि भोजन पच नहीं रहा था, इन्फेक्शन अंदर बना हुआ था, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, YE देते ही वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और जैसे वो एक्टिवेट होगा तैसे हमारे डायरिया पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा। हम WE दे रहे थे, L3 दे रहे थे, हम नियंत्रण नहीं पा रहे थे। हमने जैसे ही L3, WE और YE का 5 बूंद उसमें डाला तैसे वो एंटी ऑटोनॉमिक रिएक्शन में आ गया और तुरंत उसने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। हमें सरदर्द हो रहा है, हमारा BP बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज कर रहा है, गैस बन रही है, दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, हम जैसे ही YE देते हैं तैसे वो ऑटोनॉमिक सिस्टम में अपने आप को कंट्रोल कर देता है और सरदर्द कम होने लगता है। हमारे रीढ़ की हड्डियों में जकड़न आ गई है, दर्द तेज हो रहा है, हम YE जैसे देते हैं 10 बूंद और थोड़ा सा YE हम पानी मिला करके जैसे रीढ़ की हड्डी पर मलते हैं, हमारा दर्द समाप्त होने लगता है। हाथ पैरों में जकड़न है, आँखें आपकी ढकी हुई हैं, आंखें बार बार आपकी नींद से ढक रही हैं, आपने जैसे YE दिया तैसे ऑटोनॉमिक रिएक्शन में आंखें आपकी खुलने लगेंगी। यानी आंखों का काम है बार बार खुद बंद होना, लेकिन जब लगातार वो बंद हो रही हैं जैसे आप YE देंगे तैसे उनका फंक्शन एंटी सिस्टम में आ जाएगा और आंखें आपकी खुल जाएंगी, आपको तन्मयता आ जाएगी। सेक्स के हैबिचुअल लोग जो हैं, बहुत जिसको कहते हैं कि हैबिट पड़ जाना, उन लोगों को YE पिलाने से उनमें जो सेक्सुअल हैबिट है वो थोड़ी कम होगी, बॉडी स्ट्रांग होगी, ऑर्गन्स मसल्स आपके तेज तर्रार होंगे आप जितने YE का प्रयोग करेंगे। बहुत ज़्यादा आपकी नाक बह रही है, आँखों से आंसू आ रहे हैं, आप YE का प्रयोग करेंगे, आपको नियंत्रण मिलेगा। सिर में खुजली आपकी हो गई है, लगातार खुजली आपकी बंद नहीं हो रही है, बाल आपके झड़ रहे हैं, आप YE देंगे तुरंत रुकना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये YE ही केवल नहीं देना है, बाकी आपको दवाएं चुनना है। मैं YE के फंक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ये मत कहिए केवल YE देने से ही रोग ठीक होगा, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि YE को हमको कहाँ कहाँ कब किन परिस्थितियों में प्रयोग करना है। यानी जहाँ पर हमको लगता है कि इसका फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, हमको यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है अपने गति को। जैसे बाल बार बार टूट रहा है, अब बाल का टूटना लगातार जारी है तो ये बाल के टूटने को हम इंक्रीजमेंट मानेंगे, तो यहाँ पे जब हम YE का प्रयोग करेंगे तो बाल का टूटना बंद हो जाएगा। हमको सर्दी जुकाम में नाक हमारी लगातार बहती जा रही है, हम दवा कर रहे हैं, नाक हमारी नहीं रुक रही, आप YE देंगे नाक का बहना बंद हो जाएगा। ठंड बहुत अधिक है, इस नाते मैं बिल्कुल कंबल में अपने आप को लपेट के बैठा हूँ और थोड़ा सा पैर में जकड़न आ गई थी तो मैंने पैर को फैलाया है, फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो YE हमारी, जैसे अब YE का हम एक प्रयोग आपको बताएं कि गले में आपके खराश है, आपका गला दर्द कर रहा है, जुकाम बुखार से आप पीड़ित हैं और गले में आपको दिक्कत आ रही है, आप YE अन्य दवाओं के साथ YE का प्रयोग करेंगे तो आपका गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से YE आप जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि इस ऑर्गन में या इस पर्टिकुलर सिस्टम में इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, इंक्रीज हो गया है, अब लगातार खांसी आ रही है, खांसी आती ही जा रही है, आप दवा कर रहे हैं, खांसी आपकी नहीं बंद हो रही, आप अच्छी से अच्छी दवा फार्मूले चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपने YE नहीं दिया है। आप जैसे अपने उस फार्मूले में YE लगाएंगे आपकी खांसी पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। सांस लगातार फूल रही है, सांस आपकी फूलती जा रही है, दवा आपकी चल रही है, आप YE दीजिए, सांस आपका नॉर्मल हो जाएगा।
ये तमाम, लेकिन ये कोई एक पेट फार्मूला नहीं है, ये एक अनुभव की बात है कि जब आपको ये लगता है कि हमको YE दे करके इस पर हम राहत ले सकते हैं तो वहाँ पे आपको YE का प्रयोग करना है। यानी RE और YE दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। जहाँ पर हमको फंक्शन इंक्रीज करना है, हम देख रहे हैं कि अपने मॉडल या एक स्टैंडर्ड लेवल से वो ऑर्गन का फंक्शन डाउन जा रहा है, वहाँ पे हम RE देना शुरू करते हैं, और जिस ऑर्गन का स्टैंडर्ड लेवल से फंक्शन ऊपर जा रहा है, अप हो रहा है, वहाँ पे हम YE दे करके उसको सब्साइड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि RE और YE का डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी चर्चा हम कर लें इसके डायल्यूशन पर। अभी मैं इलाहाबाद के कार्यक्रम में 11 जनवरी को था प्रयागराज में, हमारे एक साथी ने, वरिष्ठ साथी ने मंच से इलेक्ट्रिसिटी को डाइल्यूट करके देने का तरीका बताया और उसकी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या कर दी। हमारे कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे। हमने आपको बार बार कहा है कि D3 से आगे किसी भी दवा का प्रयोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के विपरीत है। D1 और D2 ये बॉडी के ब्लड और लिम्फ के कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खाते। दोनों की जो वेलोसिटी रेट है और जो विस्कोसिटी है वो डिफरेंस कर जाती है। D1 और D2 ये कंसंट्रेट होते हैं, हमारे ब्लड से ये मैच नहीं करते, लिम्फ से ये मैच नहीं करते, साथ ही हम D2 तक प्रयोग नहीं करते। D3 के जो विस्कोसिटी है, D3 का जो कंसंट्रेशन का जो मॉलिक्यूलर रेट है वो हमारे ब्लड और लिम्फ के मॉलिक्यूलर रेट से फिट बैठता है, साथ ही हमारा D3 से दवा देना आरंभ कर देते हैं। और जब ब्लड के क्षमता और लिम्फ की क्षमता दोनों समान होती है, उसी के क्षमता में हम अपनी दवा के एंजाइम्स को ला करके सेट कर लेते हैं। D3 में उसका रेशियो बराबर हो जाता है। हम D4 में जाएंगे तो हमारी दवा हल्की हो जाएगी, वो ब्लड से हमारे हल्का हो जाएगा तो उसका फंक्शन नहीं काम करेगा। हम D3 से ऊपर जाएंगे, D2 पे जाएंगे, वो गाढ़ा हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। अब जो लोग डाइल्यूशन बनाते हैं, डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं, वो स्वाभाविक है कि वो होम्योपैथी या अन्य चिकित्सा पद्धतियों की सिद्धांत को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास जो औषधियाँ हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अलावा उनमें कुछ और भी है। इस नाते वो डाइल्यूशन पर जा करके उसका फंक्शन देखते हैं। और आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि कभी क्या होता है कि हम दूसरी कंपनियों की दवा लेते हैं, कुछ लोगों पे बहुत अच्छा काम करती हैं, इसके बाद वो काम नहीं करती हैं, तो लोग कहते हैं जैसे मैंने उसको डाइल्यूट किया है, डाइल्यूशन में दिया तो वो अच्छा काम कर रही हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान ली S1 में 9 पौधे पड़े हैं, उन 9 पौधों में से 9 पौधे नहीं मिले हैं हमारे भाई लोगों को जो दवा बना के आपको दे रहे हैं, उनमें से उनको 3-4 पौधे मिल गए, उन्होंने मिलाया और S1 का लेवल मिलाया और आपको सौंप दिया। अब उनमें से जो पौधा सुपर कार्य करेगा, डोमिनेंट कार्य करेगा, जब उससे संबंधित कोई लक्षण उस शरीर में मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा, और जब उससे संबंधित कोई लक्षण नहीं मिलेगा तो उसका काम नहीं आएगा। और जैसे आप उसको डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूट करने का फार्मूला दूसरी चिकित्सा पद्धतियों का है, तो तत्काल वो उसी पर रिएक्शन करके उसका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधियों के दृष्टिकोण से उसको 9 पौधों को टैली करेंगे तो वहाँ पर डाइल्यूशन का कोई मतलब नहीं। वहाँ पर D3 के बाद D4 की तो कल्पना ही बंद कर दीजिए। आप केवल D3 से ही डायरेक्ट आप OD उठाइए और रोगी के डिस्टिल वाटर मिला करके आप देना शुरू कीजिए, उसका कमाल देखिए। हम लोगों ने यही किया है। हम नहीं जानते कौन सा डाइल्यूशन 9वां है, कौन सा 6वां है, कौन सा 1000वां है, कौन सा 200वां है। अब भाई लोग, जो लोग जानते हैं, जो लोग करते हैं, वो कितने रोगी देख करके स्कोर करते हैं और कैसे उनके यहाँ होता है अगर उनकी दवाओं को, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि जिसका आप डाइल्यूशन बनाते हो, एक सीधा सा सवाल है मेरा उन सभी साथियों से जो आ रहे कहते हैं मैंने 6वां डाइल्यूशन यूज़ किया, 10वां यूज़ किया, 1000वां यूज़ किया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, क्या आप उस सीसी की ओरिजिनल सीसी जो आप पास है उसको आप स्वयं पे पी सकते हैं पूरी सीसी? अगर आप पी सकते हैं तो मैं आपके इस सिद्धांत को फॉलो करना शुरू कर दूं, मैं भी डाइल्यूशन बनाना शुरू कर दूं। और अगर आप नहीं पी सकते हैं तो डाइल्यूशन की बात आज से करना बंद कर दीजिए और केवल D3 के प्रयोग को करना बताना शुरू कर दीजिए। इतनी ही बातों के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। कल हम आपसे WE पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शादी।